हेलो बच्चों, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कर लिया मॉड्यूल? हाँ सर। सर हाँ तेजस। अगले लेक्चर में डिस्कस कर लें क्या? अगले लेक्चर मतलब अभी डिस्कस नहीं करेंगे? अगले लेक्चर मतलब कल? हाँ हाँ, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले अभी अपन शेप ऑफ फ्रिंजेस पढ़ा देते ना तुम्हारे वाले। आ जाओ। शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन को जब हम साइड से देख रहे हैं तो हम बस कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्रीन को फ्रंट से देखोगे तो स्क्रीन पे पैटर्न्स बनेंगे ना। ऐसे पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। ये YDSC में शेप ऑफ द फ्रिंजेस जो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा का शेप है। और उसके बाद ये बाकी मैक्सिमास या फिर मिनिमास का शेप आ रहा है, ठीक है। तो ये जो शेप आ रहा है ये कैसा शेप होता है? करेक्ट। कैसे हाइपरबोलिक होता है? बहुत सारे हाइपरबोला दिख रहे हैं। कैसे हाइपरबोला प्रूव कैसे करोगे? डी साइन थीटा है, उसमें साइन थीटा में अपन h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लिख के क्या साइन थीटा को h अपॉन में अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लिख लेंगे और फिर उसको अपन सर डिफरेंस के साथ करके हाँ, तो अपना वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट मतलब पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट है S1p माइनस S2p। वेरी गुड पूर्वांश। तो S1p माइनस S2p जो होता है वो हाइपरबोलिक पाथ बनाता है, मतलब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम करेक्ट, फेज पॉइंट इज कांस्टेंट। सही है पूर्वांश। देखो क्या है, एलिप्स और हाइपरबोला की एक और परिभाषा होती है। एलिप्स में होता है फिक्स्ड पॉइंट पे डिस्टेंस का सम S1p कांस्टेंट। प्लस S2p कांस्टेंट। याद है क्या? हाँ सर एक याद है। पॉइंट है जिसका दोनों फोकस से डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अगर ये वो बनाते हैं ना, एलिप्स बनाना सिखाते हैं कि दो कील हाँ ठोक दो, उस कील से एक उससे रस्सी रस्सी बांध लगा के दो और उससे पेन रस्सी, घुमा दो। यस सर, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है उसमें। रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है, यानी ये दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। मतलब P की दूरी दोनों फोकस से कांस्टेंट रहती है। दोनों फोकस से P की जो दूरी है उसका सम कांस्टेंट रहता है। सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम टू फोकस इज कांस्टेंट। तो लोकस क्या होगा उसका? एलिप्स। ठीक है, ऐसे ही हाइपरबोला की बताओ। S1p माइनस S2p इक्वल टू कांस्टेंट। उसमें डिफरेंस आ जाता है। हाँ सर। हाइपरबोला की परिभाषा होती है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स such that their difference of distance from two fixed point is constant। तो अगर आप एक डार्क फ्रिंज की बात कीजिए तो S2p माइनस S1p को बराबर कीजिएगा 0.5 लेमडा के, ठीक है। तो ऐसे जितने पॉइंट पूरे स्पेस में, पूरे 3D में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो एक हाइपरबोला बनाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी के कारण आप प्रूव कर सकते हो कि शेप हाइपरबोला हो। आ गया समझ में? हाँ, परफेक्ट।
आ जाओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो एक ये वाला केस भी देख लेते हैं, ये स्टैंडर्ड केस है, YDSC नहीं है बट फिर भी सोचना आसान है इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट है P, मान लो मैक्सिमा है तो S1P माइनस S2P इक्वल टू लैम्डा है। लेकिन अब जो स्क्रीन है उस स्क्रीन की एक्सिस पे है दोनों सोर्सेस, तो बताओ एक पॉइंट अगर P ऊपर है तो सेम पॉइंट P नीचे होगा, और अगर 3D पे देखें तो पूरा एक सर्कल बनेगा जिस सर्कल के सारे पॉइंट्स S1 S2 से इक्विडिस्टेंट होंगे, हाँ है ना, क्योंकि उसकी एक्सिस पे ही है। मतलब ये आपको ऐसे दिखेगा कि ये स्क्रीन और स्क्रीन की एक्सिस पर S1 S2, तो इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं स्क्रीन पे वो सारे इक्वी डिस्टेंस हैं S1 S2 के। तो इस केस में ये YDSC नहीं है स्टैंडर्ड, लेकिन इस केस में फिर शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, सर्कल। सर्कल्स। हाँ, तो स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, शेप ऑफ द फ्रिंजेस। समझ गए? हाँ सर। चलो आगे। हाँ सर। परफेक्ट। आइए आगे चल रहे फिर। हाँ फिर आ जाओ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, पूरे याद कर लिए सारे पैटर्न इसके, कोई डाउट है पूछो। नहीं चलो फिर आगे पढ़ो। हाँ ठीक ठीक, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? आई नॉट साइन अल्फा हाँ, आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा। हाँ, और अल्फा क्या है, पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन डी साइन थीटा, थीटा। और साइन थीटा क्या है, वाई बाय कैपिटल डी। ठीक है, Yes, चलो sir. आ जाओ बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा पे बताओ इंटेंसिटी कितनी आ रही है। आई नॉट आई नॉट कैसे? सर वो मतलब साइन जीरो आएगा अल्फा तो अल्फा ऑलमोस्ट साइन अल्फा बाय अल्फा, अल्फा टेंड्स टू जीरो। सही बात है। अल्फा टेंड्स टू जीरो लिमिट हाँ, लगा। बाय कोऑर्डिनेट जीरो, साइन थीटा जीरो, अल्फा जीरो, साइन जीरो बाय जीरो होता है 1। तो इंटेंसिटी आ गई आई नॉट सेंट्रल मैक्सिमा की, वही अपना डिफाइन था कि इसमें आई नॉट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी। आओ अब फर्स्ट मिनिमा की इंटेंसिटी बताओ। जल्दी बताओ। सर जीरो नहीं होगी। हाँ जीरो आनी चाहिए ना, प्रूव करो ना। वो तो मिनिमा है ना मतलब। हाँ तो जीरो प्रूव करो ना फॉर्मूले में डाल के। तो जिस टाइम उसका लैम्डा डी बाई डी लेंगे ना, कैपिटल वाई। हाँ वही तो कोऑर्डिनेट हुई ना, y इक्वल टू 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हो गया प्रूव? सर वो पाया जाएगा। हाँ ठीक है,
y कोऑर्डिनेट लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी रखोगे तो साइन थीटा कितना आ गया, लैम्डा बाय स्मॉल डी वो रखोगे तो अल्फा आ रहा है पाई और साइन पाई होता है 0। यस हाँ सर। आ गया, डन। हाँ सर। तो सारे मिनिमा पे 0 आ जाएगा, है ना, फॉर्मूला सही है अपना। ठीक है, अब मैक्सिमास पे देखते बारी बारी से, आ जाओ। फर्स्ट मैक्सिमा पे बताओ बच्चों, इंटेंसिटी कितनी आ रही है? I0/20। नहीं, वो प्रूव करो ना इससे। सर 3/2 लैम्डा डी बाई डी लेंगे। 3/2 1.5, हाँ 3/2 करेक्ट। अरे बहुत टाइम लगा दिया भाई। सर हो गया ना। क्या आ रहा है? सर अल्फा 3π/2 आ गया। हाँ, अल्फा 3π/2 रखो ना। साइन 3π/2 क्या होगा, 270 -1। -1 तो कितना आ रहा है, 4I0 अपॉन 9π²। रखो जरा, पाई स्क्वायर को ऑलमोस्ट 10 रखो। 1/22.5 आ रहा है। हाँ, तो इसकी वैल्यू आती है ना I0 अपॉन 22। ठीक है, तो I0 अपॉन 22, I0 अपॉन 61, I0 अपॉन 121। ठीक है, तो ये सब 61 121 है, तो याद करने के लिए 21 अच्छा है। हाँ सर। I0/21, I0/61, I0/121 अप्रॉक्स। ठीक है, बट एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, और 4I0 अपॉन 9π² आ गई। चलो सेकंड मिनिमा के लिए करो फटाफट। सेकंड मैक्सिमा के लिए, सॉरी, सेकंड मैक्सिमा के लिए करो फटाफट, क्या आ रहा है बताओ। सर 9 की जगह 25 आ जाएगा। 4I0/25 हाँ सर 25 आ जाएगा 9 की जगह। सही। तो ये भी देखो पैटर्न बनाएंगे। 5π/2 आ गया ना अल्फा। हाँ सर। अगली बार अल्फा क्या आएगा? 7π/2। 7π/2। हाँ 7π/2, तो उसके लिए हो यस सर, जाएगा हर बार 1 49 बढ़ आ जाएगा। जाएगा। 49 आ 4I0 जाएगा। अपॉन 49π²। तो ये वाला 381। पैटर्न भी याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमास का। चलो आगे। हाँ सर। चलो आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार जनरल थोड़ी सी बातें कर लें। तो ग्रिमाल्डी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17 सेंचुरी में डिफ्रैक्शन को पहली बार ऑब्जर्व किया था। ठीक है, फिर इस पे सबसे ज्यादा वर्किंग करी फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर ने। फिर नेक्स्ट लिखो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन तब बोलते हैं हम जब
फ्रिज में लगाते हैं either source or screen or both are at finite distance from diffracting device. ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर। हाँ, अगर सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ऐसा, ये डिस्टेंस फाइनाइट है और ये डिस्टेंस फाइनाइट है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो इसमें ना डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है पैटर्न। हो सकता है डिस्टेंस बदलने से पैटर्न बदलने लगे, सोर्स की पोजीशन अलग अलग करने से पैटर्न बदलने लगे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको ज्यादा नहीं करते हैं। हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ा है, जिसको याद किया है, वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में बोथ सोर्स and screen are effectively at infinite distance from diffracting device. यानी स्लिट से स्क्रीन और स्लिट से सोर्स दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है। इसको बोल रहे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हमने जो पढ़ा है हमारे जो सिलेबस में यही है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। सर। सर इसमें तो पूरा सीधे पैरेलल लाइन से जाती जाएंगी दोनों बिल्कुल तरफ। सही है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? अपने को चाहिए सोर्स, इनफाइनाइट में, तो अपन हाँ। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं ना, एक लेंस लगा दें हाँ ठीक है। और लेंस की फोकस पे सोर्स रख दें, तो सारी रे पैरेलल होके निकलेगी। तो इधर वो इंटरफेरेंस कुछ नहीं होगा। इंटरफेरेंस तो स्क्रीन पे होगा ना। तो स्क्रीन भी इनफाइनाइट दूर है ना, तो वहां पे भी तो पैरेलल जाती जाएंगी फिर जब हाँ आप हाँ, पैरेलल तो जाएंगी दो ना। सेकंड ऊपर वाली तो स्क्रीन यहाँ कर पे दोगे जब जा रही है तो भी तो पैरेलल ही ना। कैपिटल डी बहुत बड़ा है ना स्मॉल डी से, अच्छा हाँ ठीक है ना। वो अप्रोक्सीमेशन मान की तो पार्ट डिफरेंस निकाला था डी साइन थीटा की पैरेलल है। है। हाँ ठीक है। हाँ, सो ऊपर स्लाइड कर देना थोड़ा सा। ठीक है सर। चलो अब इसके बाद एक काम करो ना आप, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्क्रीन पे इंटेंसिटी और अच्छी बने, तो आप एक काम करो, यहाँ पे फिर से ये तो हो गया काम, ठीक है। अब ये हो गई नई सोर्स स्लेट आपकी, तो यहाँ पे फिर से एक लेंस रखना। तो यहां से जो भी पैरेलल आएंगी वो सब यहाँ पे आके मिलेंगी, और ये डिस्टेंस क्या कर लो आप, किसके बराबर रखो? फोकस के, फोकल लेंथ फोकस के। के बराबर, यस। फोकस के बराबर रखने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी आपको। तो ये एफ डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर कोई टेढ़ी आ रही है यहां से, तो वो यहाँ पे कहीं कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ हो तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल टी की जगह एफ आ जाएगा।
ठीक है, चले आगे। हाँ सर। सिंपल। आई, ठीक है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। डेविसन जर्मर पढ़ लिया क्या आपने मॉडर्न में? नहीं सर। मॉडर्न हो गया क्या आपका? नो सर, नहीं नो सर। सर, और हीट एंड थर्मो? नहीं हुआ था सर केमिस्ट्री में थर्मो हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाओ। डिफ्रैक्शन इज प्रूफ ऑफ वेव नेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल्स was proved by Davison and Germer experiment। ओपन बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है। क्या थी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला डी ब्रोगली में? H/mb। H/m रूट Yes, 150 sir. अपन v। है ना, रूट 150 अपन वोल्टेज कितने एक्सिलरेट किया है, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या करेंगे? तो प्रूफ डेविसन जर्मर ने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन को ठीक वेव मान के सो उसका ब्रैग्स इक्वेशन इंटरफेरेंस से था। होता है। क्या और देगा? ब्रैग्स इक्वेशन यूज करी थी ना वो, ब्रैग्स लॉ होता है ना एक। वो एक्सरे पे होता है बेटा। हाँ, मतलब बेसिकली इसने क्या किया था, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। आप वेव भेजो, ठीक है, सेम वेवलेंथ की, इंटरफेरेंस स्टडी करो, ठीक है, यहाँ डिफ्रैक्शन स्टडी करो। फिर इलेक्ट्रॉन भेजो सेम वेवलेंथ का। सेम वेवलेंथ कैसे रखोगे बताओ? ये 150 बाय वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज स्टडी, अपन वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो वेवलेंथ सेम का इलेक्ट्रॉन फिर भेजना, सेम वर्किंग करना और इंटरफेरेंस स्टडी करना, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन और वेव का इंटरफेरेंस सेम आना चाहिए क्या? अगर सेम आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या प्रेजेंट है? वेव नेचर। हाँ, और वेव। एग्जैक्ट सेम आया था। यही था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। पहले वेव भेज के इंटरफेरेंस स्टडी किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स भेज के इंटरफेरेंस स्टडी किया, तो पैटर्न सेम आया। तो उससे प्रूव हुआ था इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है, जो आप मॉडर्न में पढ़ोगे। नेक्स्ट, ठीक है, सारी सारी वेव्स के लिए होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सारी वेव्स के लिए होता है। नेक्स्ट, अच्छा, जो मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट से बताओ क्या क्या है? 2n-1 लैम्डा बाय 2। हाँ, एक्सेप्ट 0.5। यस, एक्सेप्ट 0.5, ठीक है। तो होता क्या ना, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखेंगे ना, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नहीं आता है। जैसे 2.5 के पास पास होगा, एग्जैक्टली उस पे नहीं आते मैक्सिमम, बट अपन मानते यही है कैलकुलेशन पर्पस के लिए, लेकिन एग्जैक्टली इस पे नहीं आते, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन टू मिनिमास। ठीक है, चलो अब देखो, अब आप पूछोगे कि सर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कैसे करोगे, मिनिमा कहां पे आ रहे हैं?
ठीक है, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कितनी वेव्स आ रही हैं, बहुत सारे। तो आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि यहाँ पे मिनिमा है? एक्सपेरिमेंटली आ गया, अब थ्योरी भी तो बनानी पड़ेगी ना कुछ, तो थ्योरी देखो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, इस स्लेट को दो टुकड़ों में तोड़ दो इक्वल पार्ट्स में। ये बीच वाले को मान लो m, तो ये ए बी डिस्टेंस कितना है? डी, डी स्मॉल डी, हाँ, स्मॉल डी। तो ए एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी बाई डी टू। बाई टू। डी बाई टू। अब ए से वेव भेजी, बी एम से वेव भेजी, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स ऑफ ए एंड एम क्या बोलोगे आप? डी बाई टू साइन थीटा। एंगल थीटा है तो हाँ फिर डी बाई टू साइन थीटा। डी बाई टू साइन थीटा, करेक्ट। और डी बाई टू साइन थीटा को अगर लैम्डा बाई टू के बराबर कर दूं तो क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। तो देखो 2 से 2 गया, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा वाई बाय कैपिटल डी इक्वल टू लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट आ गया लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फर्स्ट मिनिमा का कोऑर्डिनेट आ गया। अपन ने डी बाई टू भी क्यों लिया, पूरा डी क्यों नहीं लिया ए भी? ये समझ आया? और डी बाई टू भी क्यों लिया ये समझ में नहीं आया था। वही बताना। ठीक है, अब ए और एम के बीच में पार्ट डिफरेंस तो आ गया लैम्डा बाई टू, यानी हाँ एक का सर। क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, यस सर। जिसके बीच में भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू होगा वो वेव क्या होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब देखो यहाँ पे ए से थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा एनलार्ज कर दिया। अब ए से थोड़ा सा नीचे आओ 1 पे, और एम से उतना ही नीचे आओ 2 पे। अब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? डी बाई टू। डी बाई टू। तो 1 और 2 के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा? डी बाई टू साइन थीटा। और उसको किसके बराबर ऑलरेडी कर दिया है, लैम्डा बाई टू। यानी 1 और 2 की भी वेव क्या हो जाएंगी, कैंसिल। डिस्ट्रक्टिव। यानी हाँ। ए और एम के बीच में जितने पार्टिकल्स हैं उनका एक पेयर बन गया, एम और बीच के सारे पार्टिकल्स, एम और बी के बीच के सारे पार्टिकल्स के। तो ये पूरे पेयर सारे कैंसिल हो जाएंगे और नेट फिर यहाँ पे क्या आएगी, इंटेंसिटी 0। यस। आई बात समझ में? हाँ सर। हो गया प्रूव, है ना? तो देखो कितनी सारी वेव्स आ रही थी, उन वेव्स में भी एक पैटर्न ढूंढ लिया। देख के लगता है क्या पैटर्न ढूंढेंगे, इतनी सारी वेव्स है, बट फिर भी पैटर्न ढूंढ लिया। स्लेट को दो टुकड़ों में डिवाइड किया, सबका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रखा, तो सारी पेयर्स का पार्ट डिफरेंस, पेयर्स आइडेंटिफाई किए। पेयर्स कौन कौन से? बताओ। अरे पेयर्स कौन कौन से? सर अभी आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला
कि पेयर्स बनाए। कौन से पेयर? स्लिट को, एक मिनट, स्लिट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और पेयर्स बनाए। कैसे पेयर्स बनाए कि सबका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए, सेम हो जाए। कितना? λ/2। lambda by तो सारे पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? हर पेयर की दो वेव है, दोनों वेव एक दूसरे को, λ/2 से मिलेगा। तो पार्ट डिफरेंस λ/2 तो डिस्ट्रक्टिव, तो एक का क्रैश दूसरे का तरफ कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर। तो बताओ ए और एम की वेव कैंसिल। डिस्ट्रक्टिव हाँ, 1 और 2 की वेव, कैंसिल हो हो जाए, हाँ, चुकी। फिर destructive 1 के नीचे 3 और 4 की वेव, वो भी कैंसिल। हाँ, फिर यहां से इधर, तो एक एक पेयर कटते जा रहा है। और पेयर कैसे बनाए? ए और एम के बीच का हर पॉइंट एक एम और बी के बीच के हर पॉइंट से मैच हो रहा है पेयर में, जिसका पार्ट डिफरेंस λ/2। समझ आया तेजस? रिपीट करो जरा। अपने पेयर्स बनाए ए से एम तक का पहला, और ऐसे ही नीचे खिसकते जाएंगे 1 से 2, फिर ऐसे ही 3 से 4, और फिर लास्ट में एम से बी तक पेयर्स आ जाएंगे। सही। और इन पेयर्स के लिए क्या सेम रखा है? पार्ट डिफरेंस। part वेरी गुड। difference हाँ is हाँ हाँ, Part सॉरी, हाँ, difference. पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। हाँ, पार्ट डिफरेंस सेम रखा है, तो सब क्या हो गए? हर पेयर का नेट क्या आ गया? हर पेयर का नेट, डिस्ट्रक्टिव। हर पेयर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो हर पेयर का नेट क्या आ गया? 0 0। तो ओवरऑल क्या हो गया? 0 0। 0। तो ऐसे आपने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट मिनिमा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पे क्यों है। ठीक है। समझे? हाँ। चलो, ये हो गई बात। फिर आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, फिर जल्दी बताओ। फ्रिंज विड्थ जो आई है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। चलो बताओ। इफ ब्लू इज टेकन, यानी वेवलेंथ कम है, तो विड्थ क्या होगी? sir कम होगी। कम हो कम होगी। तो इस केस में बोल रहे हैं कि बैंड्स विल बिकम नैरो एंड क्राउडेड। ठीक है, नैरो एंड क्राउडेड, विड्थ छोटी हो गई। आओ, चलो आगे। हाँ सर। आप देखो, रिजॉल्विंग पावर वाला फंडा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सर्कुलर अपर्चर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सर्कुलर अपर्चर। अब यहाँ पे सिंगल स्लिट है बच्चों ना, सिंगल स्लिट है, यानी एक यहाँ पे ऐसी सिंगल स्लिट। ठीक है, अगर स्लिट सर्कुलर शेप की, इफ स्लिट सर्कुलर, यानी ऐसी। ठीक है, तो स्क्रीन पे शेप कैसा आएगा? कॉन्सेंट्रिक सर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, करेक्ट। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और जो मिनिमा वाला आएगा, तो ये जो रेडियस आता है, ये रेडियस आता है, कितना आना चाहिए बताओ? सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी। सर मतलब part difference λ/2d। हाँ, क्या 2 क्यों? मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में है ना। सेंट्रल अच्छा, ये तो मैक्सिमा सिंगल स्लिट है। हाँ हाँ, ठीक है। yes sir सिंगल single स्लिट में है तो ना यार। हाँ हाँ हाँ। तो क्या आंसर है?
लैम्डा कैपिटल डी लैम्डा बाय डी स्मॉल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बोल सकते हो, ये रेडियस यस sir. सर। है ना, सेंट्रल मैक्सिमा है बीच में, ऊपर 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, नीचे 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये सर्कल। तो सेंट्रल मैक्सिमा और इसकी मिनिमा के बीच में दूरी कितनी है? लैम्डा लैम्डा कैपिटल डी डी बाय स्मॉल डी। लेकिन सर्कुलर अपर्चर में चेंज आता है, ये इस फॉर्मूले की बजाय आ जाता है 1.22 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वन 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी सर्कुलर अपर्चर, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स एजेस में सब तरफ से ही डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज है, ये 1.22 का फैक्टर याद रखना है। सर्कुलर अपर्चर में 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आ जाता तो इसमें भी फ्रिंजेस बनती हैं क्या? है। हाँ फ्रिंजेस बनेंगे ना, फ्रिंजेस हर बार बनेंगी, सिंगल स्लिट ही तो है ये, इसमें भी फ्रिंजेस बनेंगी। पहले एक बड़ा सर्कल होगा, फिर छोटे पतले पतले बनते जाएंगे रिंग। हाँ सर अगली बार से डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब पहला वाला ज्यादा बड़ा रहेगा। हाँ, पहला वाला ज्यादा बड़ा रहेगा। सेंटर मैक्सिमा की रेडियस है क्या यार? सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ थी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की रेडियस है, सही है। सेंट्रल इसे मैक्सिमा अपर्चर और बोलते हैं। मिनिमा के बीच की दूरी है, तो वो रेडियस हो गई ना सर्कल की। इसे अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर किसको बोलते हैं? अपर्चर नहीं पता? किसे बोलते अपर्चर किसको बोलते हैं? सर जिससे वो पास कराते हैं वो, उसकी जो जिसमें, डायमीटर होती है। हाँ सर, ये स्लिट हो गई अपर्चर, और अपर्चर की साइज यानी क्या, डी, हाँ है ना। ऐसी प्रकार से लेंस को भी तो बोल सकते हैं, और लेंस की जो साइज हो गई वो गई स्मॉल डी। ठीक है। ठीक है, चलो। तो होता क्या है, अब देखो कहानी समझो, ठीक है। कहानी समझी। साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? रेले। रेलेज। रेलेस क्राइटेरिया, ठीक है। आओ, इन्होंने क्या बोला कि अब जैसे लेंस वगैरह भी हैं, तो ये लेंस भी तो सर्कुलर अपर्चर है, तो लेंस के कोनों कोनों से क्या होंगे, डिफ्रैक्शन। आप देख, आपने देखा है ना, लेंस सर्कुलर होता है, आंखों का चश्मा यस सर। सर्कल है ना, हाँ सर। ठीक है। बना रहे ऐसे, अपन तो साइड व्यू क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, उसका सामने फ्रंट व्यू तो ऐसा है गोल, तो हर कोने कोने से क्या होगा, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज की एक डिस्क बनती है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये, तो इमेज की फिर एक डिस्क बनेगी, है ना, और फिर यहाँ पे सर्कल्स बनेंगे वापस, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऐसे, लेकिन वो सर्कल्स की इंटेंट दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है, दिखेंगे नहीं ज्यादा दूर तक, सिर्फ ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपको इमेज दिख जाएगी, इमेज का एक डिस्क दिखेगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और मिनिमा का सर्कल आएगा, मैक्सिमा का, ऐसे आता, बट वो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, तो आपको एक डिस्क दिखेगी इमेज की। अब इन्होंने क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों की डिस्क रहेगी ना, हाँ
ठीक है, यानी अगर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं तो ऐसे दोनों का ग्राफ होगा, ठीक है, डन। हाँ तो इन्होंने बोला कि जब तक दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा इंटरमिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग देख पाएंगे, हमें नहीं, मतलब हम इनको अलग अलग देख पाएंगे। इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या हुआ रिजॉल्विंग पावर का मतलब बताओ? जब तक दो अलग ऑब्जेक्ट को अलग देख सकते हैं। जब तक दो अलग ऑब्जेक्ट को अलग देख सकते हैं, करेक्ट। जैसे आपकी किताब है, किताब में ABCD लिखी हुई है, आप उसको बहुत दूर जाके देखो तो पढ़ नहीं पाते हो, क्यों नहीं पढ़ पाते हो? तो आपस में मिक्स होने लगती है। आपस में मिक्स होने लगती है। तो क्या मिक्स होने लगती है? तो अपन बोलेंगे उनके सेंट्रल मैक्सिमास। अब अपनी आंख भी तो सर्कुलर अपर्चर है, तो अपनी आंख फिर इमेज की डिस्क बनाती है, इमेज का एक एरिया बनाती है। तो वो अगर इमेज के दो एरिया ओवरलैप हुए और इतना ओवरलैप हो गया कि उनके मैक्सिमास ओवरलैप होने लगे तो एक ही लगेगा वो। एक ही लगे, मिक्स होके दिखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। मतलब पास रखना चाहिए स्क्रीन अपन को, क्या पास रखना चाहिए? स्क्रीन जिससे वो फ्रिंजेस बनती हैं। नहीं, ये तो देखने वाले पे डिपेंड करेगा ना। अच्छा ठीक है। स्क्रीन तुमने रख दी, स्क्रीन पे पैटर्न बन गए, हाँ सर। अब वो पैटर्न तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो तुम्हारी तो आंखों सर की रिजॉल्विंग पावर हो गई। यस सर। ऐसा मान लो किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, तो जिसको दिख रहा है उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। ऐसे आ जाओ अब देखो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फाइनल रिजॉल्विंग लिमिट बोल रहे हैं, ठीक है। पहले मेरे को इसकी वो बताओ, विड्थ। ये विड्थ बताओ कितनी है? तो सिंगल लैम्डा स्लिट में, कैपिटल डी का स्मॉल डी। सिंगल स्लिट में 2 लैम्डा डी बाई डी। हाँ, तो रेडियस कितना हो गया? लैम्डा डी बाई डी। हाँ, लेकिन सर्कुलर अपर्चर है तो 1.22 लैम्डा डी बाई डी। हाँ, ठीक है। इन्होंने बोला आखिरी रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है, जब तक आखिरी में एकदम लास्ट दोनों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उस इंस्टेंट पे ऐसी होती है, ठीक है। यानी एक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा तक जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमा वाला दिखेगा और यहाँ पे मिनिमा वाला, ये सॉरी ये वाला दिखेगा, दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, डन, यस, ठीक। सर और मिनिमा सर अगर अपन को बोला उनने सर्कुलर अपर्चर में कि भाई फिफ्थ मिनिमा की रेडियस निकाल, तो कैसे निकालेंगे इसमें? नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे, पहले के नहीं निकाल पाते हैं बस। नहीं नहीं, यहाँ पे बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर अपर्चर में मैंने बोला ना ज्यादा पैटर्न बनेंगे नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद एक डार्क आएगा, एक आध ब्राइट और आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा फोकस सर्कुलर अपर्चर में सेंट्रल मैक्सिमा पे ही। ठीक है सर। चलो ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाली दूरी बताओ। बोल सकता हूँ ये? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज के बीच में ये डिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी आंख है, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रही है आंख पे?
थीटा बताओ। पॉइंट टू टू लैम्डा बाई डी। ये रिजोल्यूशन लिमिट आ गई, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब आपकी आंखों पे एंगल इससे छोटा बना तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हाँ। अगर इससे बड़ा एंगल है आपकी आंखों पे तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओगे। अपन दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना आंख से। हाँ, आंख से दो ऑब्जेक्ट देखे तो ये जो बना है ये दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है। अच्छा, वो टेलीस्कोप पे वो इमेज बनती है उसके अंदर वो वैसी। हाँ, अभी टेलीस्कोप की भी बात कर लेते हैं। सर डिस्क मतलब अगर कोई स्टिक रखी है ऑब्जेक्ट की तरह तो उसका इमेज में वो स्टिक का डायमीटर मानते हुए डिस्क बनेगा। हाँ, ठीक। अच्छा। सर अब अगर वो आपने वो क्या बोला था वो लास्ट के दो सर। हाँ, फिर से सर बोल रहा हूँ। अब अगर अपन ऑप्टिकल सर आवाज आ इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करें, अब अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करें, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनेगी और इमेज के बीच में कैसा होना चाहिए कि एक का मैक्सिमा पे दूसरे का मिनिमा होना चाहिए। ये रिजोल्यूशन लिमिट वाला केस हो गया। ठीक है, डन। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है 1.22, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए भाई? 1.22 टू टू लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी। अगर इससे छोटा एंगल हुआ तो नहीं दिखना। तो नहीं नहीं देख। देखेगा फिर। सर अपन यानी टेलीस्कोप से देखते हैं तो उसमें लैम्डा क्या लेते होंगे? यानी ठीक है, अगर आंख से देख रहे हो तो दो ऑब्जेक्ट आंखों पे कम से कम कितना एंगल बनाने चाहिए? इतना। हाँ सर। ठीक है, अगर टेलीस्कोप से देख रहे हो तो टेलीस्कोप पे दो स्टार्स कम से कम कितना एंगल बनाने चाहिए? इतना। हाँ सर। हाँ, अब देखो वहां से वेवलेंथ तो बहुत आ रही है, यस सर। तो जो Yes, अलग sir. अलग दिख जाए वो वेवलेंथ को रिजॉल्व कर पा रहे हो, जो नहीं दिखे वो वेवलेंथ नहीं कर पा रहे हो। ठीक, और कोई कुछ पूछ रहा था? दिव्यांश, हाँ क्या पूछ रहे थे? सर हो गया क्लियर मेरे को, आपने बता दिया। ठीक है, और ये जो है ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल y, ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल D। तो स्मॉल y बाय कैपिटल D किसके बराबर? 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल d। ये कब? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे, एट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इससे तो बड़ा ही डिस्टेंस होना चाहिए तभी उनको अलग अलग देख पाएंगे। आओ इस पे एक सवाल कर लेते हैं यार। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर पे आए हैं सवाल ना, बिट्स में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, तो वो थोड़े सवाल कर लेते हैं। हटा दूं? यस सर। चलो, एक बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है,
बस आपको ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करनी है। आंख है, आंख की प्यूपिल का जो डायमीटर है वो गिवन है 2 mm, 2 मिलीमीटर। वेवलेंथ आपको गिवन है 550 नैनोमीटर। ठीक है, एक कार आ रही है, कार में दो हेडलाइट्स है, कार में दो हेडलाइट्स है। ठीक है, तो हेडलाइट्स के बीच की जो दूरी है वो d है, डिस्टेंस बिटवीन हेडलाइट्स। ठीक है, चलो अभी जो आर्क है वो कार से 1.5 मीटर दूर है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, कार से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी। ठीक है, तो जो आपको स्मॉल डी दिया है, स्मॉल डी कितना दिया है? स्मॉल डी क्या होता है? अपर्चर। इसको स्मॉल डी नहीं बोलना चाहिए ना, इसको क्या बोल देते हैं? लेंथ बोल देते हैं। हाँ, कार की हेडलाइट्स के बीच में उसको लिख दो स्मॉल एल। तो आपको लैम्डा मिल गया। स्मॉल डी क्या होता है अपने फॉर्मूले में? अपर्चर ऑफ अपर्चर होता तो अपर्चर यानी अपर्चर। क्या हो गया? लेंस की साइज हो गई, हाँ सर। है तो प्यूपिल 2 का mm डायमीटर। हो गया। हाँ सर, पोपल का डायमीटर हो गया। हाँ, तो आंखों पे जो एंगल बनेगा कार की हेडलाइट्स के द्वारा वो होगा ये। ठीक है, और उसको किसके बराबर कर सकते हो? ऐसे लिख सकता हूँ हाँ क्या? सर, y/d l/d। हाँ सर। है ना? तो देखो सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है जो L है वो है 1.5 मीटर, फाइंड कैपिटल डी। है ना? ये आपको गिवन है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सवाल? अंग्रेजी में बोलेंगे फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस at which I will be able to resolve the two headlights of approaching car. मतलब अपने पास हाईवे पे सामने से कार आ रही है, तो बहुत दूर होती है कार तो उनकी हेडलाइट एक ही दिखती है, तो ऐसा नहीं पता पड़ता है कि कार आ रही है कि बाइक आ रही है। जब वो पास आती है तो दो हेडलाइट अलग अलग दिखती है, तो पता पड़ता है कार है। तो कितनी डिस्टेंस पे अपने को पता पड़ने लगेगा कि कार आ रही है, ये आपसे पूछा है। बताइए। हाँ, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लो, बताओ।
4.55 किलोमीटर के आसपास। सही सही। कैसा 4.5 किलोमीटर आ रहा है? करेक्ट करेक्ट 4.4 4.5 किलोमीटर आएगा। करेक्ट। हाँ सर 4 पॉइंट कुछ किलोमीटर। यस। पर एक्चुअली में तो इतना होता नहीं है फिर। है एक्चुअली में तो इतना होता नहीं है, 4.5 किलोमीटर कहाँ दिखती क्या है? एक्चुअल में इतनी कहाँ दिखती है? क्या दिखता है फिर एक्चुअली? तो 4.5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दिखेगी नहीं कार तो। हाँ ना। तो फिर तो गाड़ी की चौड़ाई 1.5 मीटर होती है क्या? तो ठीक है चलो आगे चल रहे हैं। तो ये जो आंसर आएगा ऊपर वाले सवाल का, उसका आंसर आएगा 4.4 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तब से आपको दिखने लगेगी। यस शाबाश। आओ आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल अपन क्या कर रहे हैं, एक लेजर बीम भेज रहे हैं। तो लेजर बीम की क्या होगी फिर, इमेज बनेगी, और इमेज भी क्या बनेगी, डिस्क फॉर्म में बनेगी इमेज। क्या हाँ फोकस एक ही पॉइंट होता है क्या? फोकस होता है एक ही पॉइंट, लेकिन नहीं, सर्कुलर सर्कुलर दिखेगा वो। अपर्चर है। सर्कुलर अपर्चर है, डायमीटर वगैरह दे दिया गया है, तो फिर फोकस एक पॉइंट नहीं होगा, फोकस एक डिस्क होगी। ठीक है, हाँ सर। आइए समझिए, एक सवाल लिखिए। लेजर बीम of 10 milliwatt power and wavelength 7000 angstrom has aperture 3 millimeter if it is focused by a lens of focal length 5 centimeter। ठीक है, कैलकुलेट पहला रेडियस ऑफ इमेज, दूसरा एरिया ऑफ इमेज, तीसरा इंटेंसिटी ऑफ इमेज। करो जरा, ये सोचो तो सवाल करोगे कैसे? सर रेडियस 14.23 माइक्रोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रोनाउंस, सही है। और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी कैसे निकालोगे फिर? पावर अपॉन एरिया। वेरी गुड, हो गया सवाल।
बस आपको पहला प्रॉपर्टी निकालना है। आगे सबका? हाँ सर। तो रेडियस कितना आ रहा है, कैसे करेंगे? थीटा पता है, तो जो इमेज आएगी वो इमेज का जो लेंस पे एंगल बनेगा वो पता है, और बनेगी कहां पे? फोकस पे। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया? एफ इंटू थीटा। हाँ सर। तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी? 14.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर करके 6.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर, और इंटेंसिटी आ जाएगी 15.6 इंटू 10⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मेगावाट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, हाँ सर। परफेक्ट। लिख लो Yes, sir. सारे आंसर। आइए फिर आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोलराइजेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं दो लॉ पे, मेलस लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ। दोनों अभी पढ़ लेते हैं फटाफट। पहले मेरे को बताओ, अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है? सर जो हर Right. डायरेक्शन में मतलब ऑसिलेट करती है वो। हाँ, हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा। ठीक है, पहले मेरे को बताओ लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है? जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। हाँ, चार्ज पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा, या चार्ज पार्टिकल का ट्रांजिशन होगा एटम्स में। ठीक है, चलो, तो ये बात हम समझ रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट होगी, हाँ यस सर। है ना? और है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वाइब्रेशन है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो, मान लो आपकी तरफ जा रही है लाइट। ठीक है, मेरे पास यहाँ हाथ में बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई पार्टिकल यूं वाइब्रेट करे, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट करे, तो जो रे आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसा हो सकता है कोई पार्टिकल यूं वाइब्रेट करे तो उसमें वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है, और वेव आपकी तरफ जा रही है। मतलब इस पूरे हाथ में पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे भी हो सकता है, या फिर पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कैसे भी हो सकता है। तो अगर वेव यहां जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कैन बी एनी डायरेक्शन in plane
परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो जब कोई बीम आपकी तरफ आ रही है और अनपोलराइज्ड है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। बताओ समझ आएगी? हाँ सर। ये हो सर गई। सोर्स से वेव निकलती है, उसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नहीं नहीं, वो तो सोर्स टू सोर्स डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन की डिस्चार्ज ट्यूब है, हाँ सर। ठीक है, तो उससे बाल्मर सीरीज निकलेगी, हाँ सर। है ना। ऐसे सोर्स टू सोर्स डिपेंडेंट है। सर वो हेलोजन बल्ब होता है अपना येलो कलर का, उसमें क्या निकलता होगा? वो तो उसमें तो ज्यादा हीट कन्वर्जन पे फोकस है, और मटेरियल की वेवलेंथ जो होती हाँ है सर। ना, वो वेवलेंथ फिर उस रेंज में आ जाती है, विजिबल रेंज में। यस सर। ठीक है, तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंडेंसी आ गई ना, किस रेंज में आ रही है, पूरा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो बस इतना अपनों को बेसिक पता होना चाहिए, लाइट कैसे आ रही है। आओ, ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो गई? एक ही डायरेक्शन में वो एक वाइब्रेट ही कर डायरेक्शन में ऑसिलेट प्लेन करेगा। एक डायरेक्शन में हाँ, कर रहा है ये ऑसिलेट। सही बात है। अच्छा, अनपोलराइज्ड लाइट को ना एक और चीज, इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स और वाई में ले सकते हो, दो डायरेक्शन में। सारे का कंपोनेंट इधर और इधर में ले सकते हैं। तो हम अनपोलराइज्ड लाइट को या तो ऐसे दिखाओ, सर्कल बना के उसमें सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाओ कि वेव इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे। ये इसमें डॉट क्या बता रहा है? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे नहीं नहीं, अंदर आउट ऑफ बाहर। द प्लेन। हाँ, अंदर बाहर बता रहा है। अंदर बाहर बता रहा है, हाँ। हाँ सर। डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन है, और एरो बता रहा है प्लेन में वाइब्रेशन। ये अनपोलराइज लाइट। चलो फिर आ जाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट पे। प्लेन पोलराइज क्या हो गई? सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे, कैसे भी हो, बस एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते, या तो सिर्फ एरो या तो सिर्फ डॉट। समझ गए? यस। यस सर। ठीक, फिर ये बताओ जल्दी, पोलरॉइड्स, निकोल प्रिज्म, इनका क्या काम है? प्लेन पोलराइज्ड बनाना। तो प्लेन पोलराइज बनाना। हाँ, अगर आप एक निकोल प्रिज्म से या पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट भेजते हो तो क्या निकलती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगी। ठीक है, हाँ। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है प्लेन पोलराइज्ड। अब वो डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सा वाइब्रेशन निकला, डॉट वाला निकला कि ये, तो पोलराइड पे डिपेंड करेगा, अपन वो जो लगा रहे हैं, किस पोलराइड पे डायरेक्शन लगा रहे डिपेंड हैं। करेगा। बिल्कुल सही बात। तो पोलराइजर की खुद की एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। अगर ये है एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, तो सिर्फ जो ये वाले वाइब्रेशन है
सिर्फ ये पार हो पाएंगे और जो डॉट वाले वाइब्रेशन है वो रुक जाएंगे। वो रुक जाएंगे। तो ये पोलराइजर की प्रॉपर्टी है। सर हाँ अरे असली में दिखती कैसी है, मतलब कौन सी पोलराइज है कौन सी अनपोलराइज्ड है? हाँ वेरी गुड। तो आंखें सेंसिटिव है क्या अपनी पोलराइजेशन के लिए? नहीं सेंसिटिव तो नहीं होंगी। इसीलिए अपनों को पता नहीं पड़ता है। यस सर। ऐसा है, ठीक है। लेकिन तुम थोड़ा ऐसे सोचो कि 3D पिक्चर देखने गए हो तुम कभी? नहीं देखी है 3D पिक्चर। 3D पिक्चर में 3D चश्मा देते हैं, पता है? हाँ सर ये बता देते हैं चश्मा। उस चश्मे में पोलराइजर लगे होते हैं। तो उन चश्मे का काम बहुत ज्यादा है, अपन एक बेसिक काम समझते हैं, ठीक है? कि एक मान लो डॉट वाली वेव भेजता है हाँ सर। और दूसरी ये वाली वेव भेजता है। तो Yes, एक sir. आंख पे डॉट वाली वेव जाती है, एक आंख पे हाँ सर। ये वाली वेव जाती है। हाँ सर। तो ब्रेन में जाके दोनों वेव की इमेज जो बनती है वो थोड़ी अलग बनती है, यस सर। है ना? क्योंकि वेव का नेचर अलग है, एक पोलराइज्ड अलग है, एक पोलराइज्ड अलग है। तो जो इमेज होती है वो इमेज की थोड़ी डेप्थ दिख जाती है, तो 3D दिख जाता है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पोलराइजेशन से थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा ही, हर बार आएगा, ठीक है? वो डिपेंड करेगा डिटेक्शन पे। तो अपनी आंखें सेंसिटिव नहीं है, अपनी आंखें से Yes, देख sir. के नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, आ जाओ। चलो इंटेंसिटी बताओ तो, है ना? तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग अनपोलराइज्ड लाइट आई इंटेंसिटी की भेजते हैं पोलराइजर में, तो I/2 इंटेंसिटी की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। क्यों? सिर्फ हाफ वाइब्रेशन ही जाने दी ना आपने, तो हाँ बचे हुए हाफ तो रोक दिए। ठीक है। ठीक, चल फिर लेकिन ये कैसे पता चला कि सिर्फ ये ऊपर नीचे वाले प्लेन में आधे जा रहे थे? मतलब वो तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। वो तो अपन ने कंपोनेंट ले लिए ना ऊपर एक मिनट क्या? हाँ सही बोल रहा है तेजस। तो ये ऐसे थे सारे, तो इन सब के कंपोनेंट लेके सिर्फ इनमें डिवाइड करके ऐसे दिखाया, ठीक है? अब क्या पूछ रहा है? अब बच्चा पूछ रहा है कि ये कैसे पता पड़ा? तो वो तो पोलराइजर की प्रॉपर्टी है। अब पोलराइजर की एक्सिस वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्शन, इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन से ही पता पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, पोलराइजर जब आप बनाओगे तो उसकी एक एक्सिस फिक्स हो जाएगी। तो अब अपने को बनाने के बाद देख के पता पड़ जाता है कि उसकी एक्सिस कौन सी, तो उस हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं। चल बताना अपने को, ठीक है? अगर इसमें अनपोलराइज वेव भेजोगे तो क्या मिलेगा? पोलराइज वेव मिलेगी, यस सर। जिसमें सिर्फ यही वाले वाइब्रेशन होंगे। चल अगर बताओ इसमें पहले से ही पोलराइज्ड वेव भेजोगे तो क्या होगा? वैसे ही वैसे निकल जाएगी। अगर एक्सिस के पैरेलल हो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक्सिस के सर अगर पैरेलल वही एक्सेस हुई तो तो फर्क नहीं पड़ेगा फिर से। तो वैसे के वैसे निकल जाएगी। तो इंटेंसिटी पे क्या चेंज आया? नो कुछ नहीं। चेंज। कोई चेंज अच्छा नहीं। नहीं। अगर इनिशियल लाइट पहले से प्लेन पोलराइज्ड है, ये पोलराइजेशन का आपको डॉट में दिया है कि पहले से डॉट में वाइब्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर अब बिल्कुल नहीं निकलेगी, परपेंडिकुलर है उसके। जीरो हो सर जाएगी। जीरो हो जाएगी सर इंटेंसिटी। जीरो इंटेंसिटी। तो यहां से देखने पे कितनी लाइट दिखेगी? कुछ भी नहीं, अंधेरा दिखेगा। एक पतली सी स्ट्रिप भी दिखेगी क्या उसकी? नहीं,
देखो अंधेरा जो ठीक है पूरी रुक गई। इस ये पोलराइजेशन है प्रोसेस। तो अपनों को ये पता है कि उन पोलराइजेशन is a convincing proof of transverse nature of wave. Polarization is a convincing proof of transverse nature of wave. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव में तो ऐसा कोई बिहेवियर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन नहीं होते, अलोंग द एक्सिस ही वाइब्रेशन है, तो वो वेव निकलती जाती है हर बार। ठीक है, चलो इसके आगे कल करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, खत्म करके कल सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पढ़ेंगे। और कल आप मॉड्यूल लेकर के आना भाई। ठीक। हाँ हाँ सर। ठीक, तो लास्ट Yes, वाली sir. लाइन बता दीजिए आपने क्या लिखी थी। लास्ट लाइन लिखी कि पोलराइजेशन इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यस सर। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ हाँ, आपको कॉल कितने बजे करूँ आज? 6 बजे। ठीक है सर। ठीक। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय।